आज भू कानून की मांग को लेकर। मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ और दुर्भाग्य है मेरा कितने साल बाद भी भू कानून की बात करनी पड़ रही है। जिस राज्य की नींव हिमाचल की तर्ज पर रखी गई थी, आज वो राज्य उनके लिए नहीं रहा जिनके लिए राज्य बना था। भू कानून, भू कानून, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल। तब से आप देख सकते हैं कि सरकार का स्टेटमेंट डेली आ रहा है। कभी सरकार कह रही है कि समिति गठित कर दी है, कभी सरकार आदेश जारी कर रही है कि ये इस प्रकार की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में डर बैठ गया है और उस डर को निकालने के लिए या उस वास्तविक मुद्दे को दबाने के लिए ऐसे एजेंडे खड़े किए। हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हैं हम देहरादून में और आज आप ट्रैवल ब्लॉग नहीं देखने वाले हैं। मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप सेमवाल जी और आज आप देखने वाले हैं जो मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम दोनों जा रहे हैं अभी परेड ग्राउंड की तरफ को। और आज आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से युवा और जितने भी उत्तराखंड की समस्त जनता है उनकी क्या सोच है मूल निवास और भू कानून को लेकर, क्या किस तरह से सोच रहे हैं और उसको बचाने के लिए क्या हमारे आगे कदम होंगे, उसके बारे में आप वीडियो देखने वाले हैं आज। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी आपको नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से कि आखिर क्यों उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड के जो बुजुर्ग हैं वो अपने पहाड़ और जंगल ज़मीन को बचाने के लिए इस तरह के आंदोलन विगत 1 साल से करते आ रहे हैं। प्रधान जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सारे लोग भू कानून 1950, तो आप सभी लोगों से अपील है कि जो कि भू कानून और मूल निवास 1950 के लिए सारे लोग आप परेड ग्राउंड में उपस्थित हो। ये सभी लोगों से बिल्कुल हम लोगों के हाथ जोड़ के बिल्कुल विनम्र निवेदन है, प्लीज़ सब लोग आइए। पहुंच चुका हूं मैं भी परेड ग्राउंड में और परेड ग्राउंड का जो माहौल है ना भाई, भू कानून और उसको लेके एकदम गजब का हो रखा है। पूरी भीड़ एकदम मज़ेदार है और सभी लोग दूर दूर से आ रखे हैं, कोई रुद्रप्रयाग से, कोई मतलब उत्तराखंड के हर ज़िले से यहाँ लोग आ रखे हैं यार। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और अपने पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा, देखो। तो ये पूरी भीड़ हो रखी है भाई। नाम क्या है आपका? आप कहाँ से आए हैं आज भू कानून की मांग को लेकर? मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ और दुर्भाग्य है मेरा कितने साल बाद भी भू कानून की बात करनी पड़ रही है। जिस राज्य की नींव हिमाचल की तर्ज पर रखी गई थी, आज वो राज्य उनके लिए नहीं रहा जिनके लिए राज्य बना था। इसलिए इस राज्य को आज नितांत आवश्यकता है भू कानून की, कि कम से कम की जमीन बचे। और जब यहाँ की जमीन बचेगी तब मंदिर बचेंगे, जब मंदिर बचेंगे तब बहन बेटी बचेगी, और जमीन नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन सरकार ने तो इस पर कमेटी बना दी गई है। कमेटी, देखिए एक बात सुनो, मैं सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। जब सुभाष कुमार जी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री को अपना इस सिफारिश दे दिया कि उत्तराखंड में भू कानून लगाइए, तो आज क्या फिर आवश्यकता पड़ गई है कि दोबारा आप एक कमेटी बना दो, दोबारा कमेटी बना दो? सरकार को कहीं ना कहीं सीधे भू कानून की घोषणा कर देनी चाहिए। तो अभी बीच में अभी अंगद बिष्ट को देख सकते हैं आप। और अंगद भाई, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। और बहुत बड़ी बात है यार, अंगद भाई जैसे और अंकित भाई जैसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यार। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, 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 बोल पहाड़ी हल्ला बोल।
पर लोग अभी कुछ धरना वगैरह भी कर रहे हैं। और भाई भू कानून और मूल निवास क्यों ज़रूरी है, अभी उसके बारे में और डिस्कस करेंगे और जानेंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आज के ब्लॉग में जो आप देखने वाले हैं कि उत्तराखंड का युवा सभी संगठन, महिलाएं, पुरुष और सभी बुजुर्ग जो सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की जो मांग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे हम कि भू कानून क्या है, किसी भी राज्य के लिए भू कानून क्यों जरूरी होता है, उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भू कानून में किए गए बदलाव, मूल निवास क्या होता है और मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग बार बार उत्तराखंड में विगत 1 वर्ष से अधिक में क्यों उठ रही है और क्यों लोग इसको इतना गंभीर मुद्दा मान रहे हैं कि इसके लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब हम बात करते हैं भू कानून के बारे में। भू संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में धरती, जमीन या स्थान होता है और कानून का अर्थ न्याय व्यवस्था से है। तो भू कानून एक कानूनी और नैतिक विधि है जो भूमि के उपयोग, स्वामित्व, विकास और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। भूमि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है और लोगों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। आमतौर पर भूमि के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन के निर्देश देता है और यह सुनिश्चित करता है कि भूमि के संसाधनों का उपयोग सामर्थ्यपूर्ण, संतुलित और सामाजिक न्यायाधीन हो। भूमि कानून के तहत समुदायों को भूमि से जुड़े अधिकार और विकास के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। अक्सर भूमि के विकास योजनाओं, जलवायु परिवर्तनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश और संरचना प्रदान करता है। इसके माध्यम से भूमि के सही और उचित उपयोग का निर्धारण किया जाता है ताकि समुदाय का हित और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब हम बात करते हैं कि किसी भी राज्य के लिए भू कानून क्यों जरूरी होता है। भूमि कानून जो है दरअसल बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने की सीमा को तय करता है ताकि उस राज्य के जो लोग हैं वो भूमिहीन ना हो और उनका शोषण ना हो। दूसरा पॉइंट होता है कि सांस्कृतिक जो उस राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसका संरक्षण किया जाए। और तीसरा पॉइंट होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। इसलिए किसी भी राज्य के लिए भू कानून जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून में राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए। राज्य के बाहरी जो लोग थे उनके द्वारा जो भूमि खरीद की सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन जो एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में लाया। इस संशोधन में बाहरी लोगों की कृषि भूमि की जो खरीद थी 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई और वर्ष 2008 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वीसी खंडूड़ी थे उन्होंने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर किया गया। बड़ा बदलाव 2018 में भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया, जब इस एक्ट को संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई और साथ ही में कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र में इसके शामिल किया गया। उसके बाद 2018 के संशोधन में एक व्यवस्था की गई कि खरीदी हुई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या किसी अन्य को बेचा जाता है तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, मतलब राज्य सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे उन्होंने उस सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया। इसके तहत जो खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती है। और धामी सरकार ने एक तरफ कानून में ढील भी दी, वही भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की गई और इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें सशक्त भू कानून लाने का सुझाव दिया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अभी तक कुछ बदला नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट में एक वकील हैं चंद्रशेखर करगेती, वो कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में ज़मीन को लेकर अलग अलग नियम है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी राज्यों ने अपनी ज़मीनें सुरक्षित की है। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहाँ कोई भी आकर ज़मीन खरीद सकता है। करते हैं मूल निवास 1950 के बारे में कि 8 अगस्त 1950 और 6 सितंबर 1950 को राष्ट्रपति के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको साल 1961 में गजट नोटिफिकेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। वो यह कहता था कि 1950 से जो व्यक्ति देश के जिस राज्य में मौजूद है वो वहीं का मूल निवासी होगा और इस नोटिफिकेशन ने साफ तौर से मूल निवास की परिभाषा को परिभाषित कर दिया था।
मूल निवास भारत में मूल निवास को लेकर पहली बहस जो थी 1977 में हुई, जब 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का विभाजन हुआ और यहाँ पर मराठा संप्रदाय ने मूल निवास को लेकर अपनी पहली बहस सुप्रीम कोर्ट में बहस की। इसके बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ यानी कि 8 जजों की फैसले ने राष्ट्रपति ने साल 1950 को नोटिफिकेशन को मूल निवास के लिए देश के हर एक राज्य में बाध्य किया और साथ ही 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को बाध्य मानते हुए मूल निवास की जो सीमा है उसको 1950 ही रखा। साल 2000 में देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इन 3 नए राज्यों में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ने मूल निवास को लेकर रेजिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य मानते हुए 1950 को ही मूल निवास रखा। लेकिन उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की अंतरिम सरकार ने मूल निवास के साथ एक अस्थायी निवास की व्यवस्था की। उससे हुआ ये कि 15 साल पूर्व से जो उत्तराखंड में रहने वालों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की गई, लेकिन उस वक्त मूल निवास के साथ अस्थायी निवास को अनिवार्य किया गया था। यानी कि अंतरिम सरकार ने मूल निवास को अस्थायी निवास के साथ में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद ही अस्थायी निवास की व्यवस्था उत्तराखंड में चल पड़ी। साल 2010 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और उस समय उत्तराखंड के हाईकोर्ट में नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य और देश के सुप्रीम कोर्ट में प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अलग अलग 2 याचिकाएं फाइल की गई थी। इन दोनों याचिकाओं में एक ही विषय रखा गया, जिसमें उत्तराखंड में राज्य गठन के समय निवास करने वाले व्यक्ति को मूल निवासी के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। लेकिन इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ही फैसला दिया और वो फैसला था कि 1950 में हुए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के पक्ष में, कि जहां पर याचिकाकर्ताओं को सफलता प्राप्त हुई और उत्तराखंड में 1950 का मूल निवास ही लागू रहा। वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई और इसी दौरान ही मूल निवास और अस्थायी निवास को लेकर वास्तविक खेल हुआ। 17 अगस्त 2012 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि 9 नवंबर 2000 के दिन से ही राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को मूल निवासी ही माना जाएगा। हालांकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 और 25 का अधिनियम 5 और 6 अनुसूची के साथ 1950 में लागू हुए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का उल्लंघन था। इसके बावजूद भी सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती न देते हुए इसे स्वीकार किया और साथ ही सरकार ने साल 2012 के बाद में मूल निवास बनाने की व्यवस्था बंद की। तब से उत्तराखंड में केवल अस्थायी निवास की व्यवस्था ही लागू है। अभी जो अस्थायी निवास बनाए जा रहे हैं उसके उठाने का मुद्दा 1950 मूल निवास उठाने का मुद्दा यही है कि अस्थायी निवास को ख़त्म किया जाए और जो लोग 1950 के बाद में उत्तराखंड या उत्तराखंड के राज्य की किसी भी सीमा में थे उन लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाए और जो बाहर के जो विगत 15 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं इनको मूल निवासी न माना जाए। इसलिए 1950 मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग उठ रही है। अब बात करते हैं कि जो ये महारैली हो रही है इनकी मांगे क्या हैं और ये महारैली क्यों उत्तराखंड का हर युवा और हर कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे रैली के माध्यम से हो। तो जो मेन मुख्य कारण है वो ये है कि शहर में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा का नियम को लागू किया जाए, ठोस भू कानून को लागू किया जाए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गैर कृषकों द्वारा कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाई जाए, गैर पर्वतीय मूल निवासियों के भूमि खरीदने पर फिलहाल रोक लगाई जाए। राज्य के गठन के बाद अब तक सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों को लीज पर या दान पर दी गई जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। यहाँ पर बने उद्यमों में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करे। पर्वतीय क्षेत्र में शुरू होने वाले उद्योग परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या फिर खरीदने की अनिवार्यता में स्थानीय निवासियों और जिले के मूल निवासियों को 25% हिस्सेदारी दी जाए। तो ये मांगे इस महारैली की मुख्य मांगे हैं जो कि तब से आप देख सकते हैं कि सरकार का स्टेटमेंट डेली आ रहा है। कभी सरकार कह रही है कि समिति गठित कर दी है, कभी सरकार आदेश जारी कर रही है कि ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में डर बैठ गया है और उस डर को निकालने के लिए या उस वास्तविक मुद्दे को दबाने के लिए ऐसे एजेंडे खड़े किए जाते हैं जैसे किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं ये उत्तराखंडीय की लड़ाई है और ये लड़ाई हर एक यहाँ के
जनप्रतिनिधि को, हर एक समाज सेवी को, हर एक जन जन को ये लड़नी पड़ेगी। परंतु मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता उत्तराखंड बनने के बाद बन तो गए, अपनी पेंशन लगा रहे हैं, विधायक बन रहे, मंत्री बन रहे, सांसद बन रहे, परंतु उनके जो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उससे कोई मतलब नहीं है। पर अब जब 2 साल बाद उत्तराखंड में परिसीमन होगा तो हर एक नेता सड़क पर होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी सीटें मारी जाएगी, क्योंकि उसके बाद उनकी पहाड़ों की सीटें कम होंगी, तो वो नेता सड़कों पर होंगे। आज खड़े जनता के साथ अगर नेता होंगे, नेताओं के साथ जनता खड़ी होंगी, नहीं तो उसके बाद ये जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड बनने को लेकर जिस प्रकार से जो आंदोलन एक जन आंदोलन था और जनता का आंदोलन था, हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। आज उसी प्रकार का माहौल है, हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, बस हर एक व्यक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। से भीतरी ये लड़ाई आप मानते हैं, क्योंकि आपने बताया है कि जितनी भी मलिन बस्तियों के लोग हैं वो भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ का जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर विजय भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारी भीतरी की लड़ाई कहाँ से हो गई? भारी भीतरी की लड़ाई जब राज ठाकरे ने लड़ाई की तो वो भारी भीतरी की लड़ाई थी, पर उन्होंने क्या मुंबई में आने से मना किया? नहीं। उन्होंने जो वहाँ के संसाधनों पर जो भारी लोगों ने डाका डाला था, आज अगर हम यहाँ के संसाधनों की बात करें, यहाँ के जंगलों पर बाहर से आकर जो कंपनी आ रही है उनको टेंडर दिए जा रहे हैं। जिस जंगल पर यहाँ के जनजातियों का हक था, जिस जंगल पर यहाँ की जनजातियाँ जिस जंगल की रक्षा करती थी, आज वहाँ पर भी बाहरी प्रदेश की एजेंसियाँ आकर उस पर काम कर रही है। जिस पानी पर यहाँ के लोगों का हक था, उस पानी को बेचकर देख रहे गंगा जल पर कैसे जीएसटी लगा दिया। ये चल क्या रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारी भीतरी की लड़ाई नहीं इस प्रकार से नहीं है, दोहरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। भारी भीतरी की लड़ाई इस प्रकार से है, अगर उत्तराखंड का युवा किसी दूसरे प्रदेश में जाकर समूह गौ की नौकरी सरकारी विभाग में नहीं कर सकता, तो बाहर प्रदेश का आया हुआ युवा यहाँ के सरकारी विभागों में समूह गौ की नौकरी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो से आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि क्यों महारैली का आयोजन किया गया। और विगत 1 साल से बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे और आज सब लोग संगठित हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भीड़ थी, जो रिस्पांस मिला यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकाला और इस बारे में सोचा कि भाई उत्तराखंड को बचाना है। जंगल और ज़मीन और जंगल, उसको बचाने के लिए जो लोग आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे है, तो कृपया इस मुद्दे को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने माध्यम से। और जो लोग यहाँ आए हैं और रिकॉर्ड किया है उन लोगों के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो, एक और नई लोकेशन, एक और नई डेस्टिनेशन के साथ में। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पहाड़ी सोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।